Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about previous year questions of higher education, ICT and logical reasoning. कुछ important previous year question here means 2019 और 20 के questions हैं, recent questions हैं जो आपके higher education से concern और logical reasoning और ICT से concern है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने अलग करके आपसे डिस्कस करेंगे अभी. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपको एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन है और एक तरफ ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट गिवन है. सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने करवा दी है जितनी भी इंपॉर्टेंट है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस हो चुका है. अब प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे क्योंकि कभी भी आपका एग्जाम अनाउंस हो सकता है. एक एग्ज़ाम के लिए अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि प्ले लिस्ट में आपका सिलेबस कंटेंट सब्जेक्ट मैटर अवेलेबल है. क्लियर. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन गिवन है और आपकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट गिवन है. तो यूजीसी 1911, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1994, नेक आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल 1953 और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. इनके सामने इनकी ईयर मेंशन है. आपको मैच करना है कि कौन सा ईयर किसके साथ मैच होगा. ठीक है, यूजीसी सबको पता है 1953, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो फर्स्ट का सी ऑप्शन, दो ऑप्शन में है बी और सी में, तो ए और डी को आप कैंसिल कर देंगे. ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, अब बचे बी और सी. अब नेक आपको पता है आईसीएमआर. ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा आईसीएमआर क्या है. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945. तो टू ऑप्शन का डी भी दोनों में सेम है. तो यहाँ पे देखिए दोनों में ये चीज़ें आपकी सेम है. फिर आपका आता है नेक, जो पता है आई थिंक 1994. ठीक है, नेक है आपका ऑप्शन 3 और देन ऑप्शन नंबर बी, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. क्लियर. अब डिटेल में देखते हैं क्या है इसका. हिंदी में भी अवेलेबल है. तो यूजीसी इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करती है 1945. नेक आपको एक्रीडेशन का काम करता है, मान्यता देता है 1994. एंड आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च 1991. ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चूज द इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट ऑथराइज्ड टू कन्फर डिग्री अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट 1956. तो इसमें ये आपके प्रीवियस से क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि यूजीसी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑथोराइज नहीं है डिग्री कोर्स देने के लिए. इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश अंडर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कोर्स ले सकते हैं. तो बी ऑप्शन को हटा दो. बी ऑप्शन किस में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी. ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया. फिर भी आप आके देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही आएगा क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको डिग्री कोर्स दे सकती हैं. तो यूजीसी के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है. तो इसके लिए सेक्शन भी अप्लाई होता है, सेक्शन 22. ठीक है, सेक्शन 22 हायर एजुकेशन की प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लासेस में मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था. एज पर सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956, द राइट of confer a grant degree shall be exercised only by university. क्लियर, यूनिवर्सिटी ही दे सकती हैं आपको. इस्टेब्लिश और इनकॉपरेटेड बाय दी अंडर सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट एंड स्टेट एक्ट. ठीक है, तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी आपको दे सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, डीम टू यूनिवर्सिटी. क्लियर, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर. बाकी ऑप्शन नहीं दे सकते, तो वो आपके एक ऑप्शन में हो गए. नेक्स्ट देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी भी क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, देख चुके हैं हम. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये पूछा गया आपसे. कितनी बार इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे कैसे ईयर चेंज हुए, कैसे कैसे इसका नाम चेंज हुआ, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम क्लासेस में. तो ये आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे नीति आयोग है आपके लिए, प्लानिंग करता है, नीतियाँ बनाता है, पॉलिसीज फॉर्म करता है, ऐसे एजुकेशन सेक्टर के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे एजुकेशन सेक्टर काम करेगा, प्लानिंग करेगा, कैसे एडमिन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन सब के लिए काम करता है NIEPA. क्लियर, तो 1962. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. NCERT आपको अगेन मैच करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ. NCERT, NEC, UGC एंड NIEPA. तो आप बहुत ईजीली कर पाएंगे, NCERT से सॉल्व हो जाएगा 1961. ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
अब साथ साथ आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए ऐड की है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आपको याद हो कि किस वक्त हम क्या कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी बार एनसीईआरटी देखो उसका ईयर याद कर लीजिए 1961। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करती है? जो नाम है वही इसका काम है। एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करना, बुक्स पब्लिश करना, टेक्स्ट बुक देना, रिसर्च में काम करना। तो लिटरेसी एंड साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज़ अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके अंडर ये रजिस्टर्ड हुई थी और 1961 में। अब देखते हैं नेक को, देख लेते हैं एक बार। तो नेक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। एक्रीडेशन का यहाँ मतलब है मान्यता देना। ठीक है, असेसमेंट या एक्रीडेशन मीन्स मान्यता देना। आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नेक की टीम आती है, उन्हें देखती हैं, जज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें ABCD करके स्केल्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक्रीडेट किया जाता है, मान्यता दी जाती है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक्रीडेशन क्या है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल जो है आपकी, वो एक्रीडेशन का काम करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को नहीं देती, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। जो अटोनोमस बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है आपकी? अटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अटोनोमस बॉडी है, फंडेड, आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको याद करवाया था, नेक, QCI और आपका इंटरनेशनल क्वालिटी एसोसिएशन। तो नेक जो है उसकी पेरेंट जो एजेंसी है दैट इज़ UGC। ठीक है, ये आपके UGC के थ्रू फंडेड है। हेडक्वार्टर याद रखना है, जितनी बार ऑर्गेनाइजेशन देखो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, फंडेड बाय UGC, इस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। ये 4 से 5 चीज़ें आप याद कर लेंगे, जिससे कि जब भी क्वेश्चन आए तो इन फ्री क्वेश्चंस को, बोनस क्वेश्चंस को आप मिस ना करें। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं UGC। UGC आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम से समझ आ रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट्स देना, फंड्स देना। किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसने सेटअप किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्लियर? तो UGC एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, फॉर्म्ड हुई थी 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1962 में, जिसका काम है रिसर्च पे फोकस करना, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और काम करना, प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना। क्लियर? और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लीजिए। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, IIAS, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है, आई थिंक क्वेश्चन है इसका आगे पीछे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन शिमला। क्लियर? इट वॉज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1964। स्टैब्लिश हुई थी और फंक्शनिंग में आई 65 में। तो आपका वही एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रिसर्च फोकस है। और नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फंडेड बाय दी आपकी HRD। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज बीइंग बिल्ट इन द स्टेट ऑफ, जहाँ आपकी मैम रहती हैं गुड़गांव, हरियाणा में। तो इंडिया की फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। ठीक है, तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी is a national defense university of government of India at Binola village in Gurugram. तो ऑप्शन सी, हरियाणा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बहुत बार याद करवाया है, फंडेड किसने किया था, इस्टेब्लिश कितने हुआ था, कितनी बार इस्टेब्लिश हुआ था? NCF 2005। उससे पहले कब हुआ था? दिस इज थर्ड टाइम। तो दिस इज द आंसर, दैट NCERT के थ्रू ये डेवलप किया गया है और NCERT ने 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट प्रोवाइड किया था फॉर द बेटर फंक्शनिंग। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005 इज द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड बाय इन 2005। ठीक है, बाय द NCERT। इजी क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन 1948 वो अंडर वुज चेयरमैनशिप द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, देखो आपको बोनस क्वेश्चन भी देती है NTA, ताकि बच्चे आंसर कर पाएँ। टू रिकन्स्ट्रक्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन किसने बात की? वापस याद कर लो, 1948 आपको मैंने याद करवाया है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो बहुत बार एक स्टडी फॉर्म में हमने डिस्कस किया है। तो 1948 में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, देन आपने यूनिवर्सिटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात की, किसकी रिकमेंडेशन में की थी? डॉक्टर S राधाकृष्ण। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ डॉक्टर S राधाकृष्ण। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, और हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्लासेस ली हैं तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट? प्रीमिसेस, आर्ग्यूमेंट हमने डिस्कस किया था, आर्ग्यूमेंट में मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म डिस्कस की थी। तो आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इधर वैलिड और इनवैलिड, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। या तो आप आर्ग्यूमेंट को बोलेंगे इट्स वैलिड, और या बोलेंगे आप इनवैलिड।
ना आप ट्रू फॉल्स बोलेंगे, ना आप ये बोलेंगे कि दोनों नहीं है, ना ही वैलिड है, ना ही इनवैलिड है। आप बोलेंगे या तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, बेस्ड ऑन द कंक्लूजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If it rains, then the dot will end. The dot will end it. Therefore, it rained. Which kind of fallacy does it commit? जिन्होंने fallacies की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ डू वॉच इट, क्योंकि fallacies में मैंने जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट fallacies हैं, लॉजिकल fallacies, वो सब करवाई हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करवाई है, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो डिडक्टिव फैलेसी, डिडक्टिव स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स हमने किए हैं, इंडक्टिव किए हैं, ऑब्जेक्टिव किए हैं, इनफॉर्मल क्या होता है। तो कह रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो सूखा खत्म हो जाएगा। मतलब इन्होंने एक लॉजिक दिया कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसकी आपकी पहचान है? डिडक्टिव फैलेसी। आप किस पे जा रहे हैं? डिडक्टिव पे जा रहे हैं। दिस कमिट अ डिडक्टिव फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी, लॉजिकल फैलेसी की बात हो रही है कि एक एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे हिंदी मीडियम, आई थिंक हिंदी मीडियम मूवी थी, अंग्रेज़ी मीडियम बाद में आई थी। अंग्रेज़ी मीडियम में हिंदी मीडियम मूवी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं हुआ, तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। डिप्रेशन में चली जाएगी तो हो सकता है वो फ्यूचर में उसके फ्रेंड्स ना बने, और हो सकता है कि वो आगे जाके ड्रग्स ले। मतलब एक लॉजिक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लॉजिकल फैलेसी कमिट की कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है? तो डिडक्टिव फैलेसी का एग्जाम्पल है। जिसे आप कहेंगे कि जंप टू कंक्लूजन, आप एक कंक्लूजन पे जल्दी से जंप कर जाएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो डिडक्टिव फैलेसी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है? उन्होंने कहा अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा। तो दैट मीन्स आप किसी स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, कंक्लूजन पे जा रहे हैं, डिडक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय हेतु? हेतु इज योर मिडिल टर्म। अब क्योंकि ये बीच में से क्वेश्चन आया है तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। इंडियन लॉजिक के 5 वीडियो लेक्चर हैं, लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। तो हेतु की बात करते हैं, विच इज़ अ मिडिल टर्म। 3 टर्म होती हैं आपकी, आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करती हैं, मेजर टर्म, मिडिल टर्म एंड द माइनर टर्म। ठीक है? कैसे आप उसमें से फिगर फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप उसमें से स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप उसमें से ये बता करेंगे कि कौन सी टाइप की फैलेसी है। तो इन सब के लिए आपको ये सब चीज़ें एक बार देखनी होंगी और 1 से 2 बार देखनी होंगी, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर वीडियोस देखकर अपने वो बनाइए। इसके जो इंडियन लॉजिक के जो पीडीएफ है, मैंने जानबूझकर नहीं बनाए, क्योंकि बच्चों को क्या हो गया है कि अब बनी बनाई खिचड़ी चाहिए और पीडीएफ देखकर उन्हें नोट डाउन करना है। लेकिन वीडियो में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वीडियो जो देख रहे हैं वो नेट जेआरएफ कर रहे हैं, जो पीडीएफ से कर रहे हैं वो नेट जेआरएफ नहीं करेंगे, क्योंकि अपना माइंड उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। अब कितनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कितना कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है? और फिर भी अगर आपको पीडीएफ में, वैसे पीडीएफ ऐसे हैं कि नोट्स हैं प्रॉपर्ली, कुछ 10 पेजेस में आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आपको बहुत सारे पेजेस नहीं रीड करने और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर भी मैं आपको कहूँगी कि वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि वीडियो लेक्चर में आपको समझाया गया है, तभी कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है? उसके बाद पीडीएफ देखिए, नोट्स बनाइए अपने, तब आपको बेनिफिशियल रहेगा ये। तो हेतु जो है, अगर आपने नहीं देखी वीडियोज़ तो एक बार देखना। तो हेतु की बात की है, जो अनुमान इन्फ्रेंसेस हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें क्या बात की गई है? एग्जाम्पल की बात की गई है, स्टेटमेंट ऑफ रीज़न बताया गया है, प्रपोजिशन टू बी प्रूव्ड एंड कंक्लूजन प्रूव्ड। ठीक है? तो अब हेतु को भी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम आपको क्या प्रूफ करना है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है? अब देखिए, अनुमान इन्फ्रेंसेस, इसकी कुछ 5 स्टेजेस हैं। ठीक है? 5 स्टेजेस को मैं एक बार याद भी करवा दूँ न्याय फिलॉसफी करते वक्त। तो इसकी जो 5 स्टेजेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है द प्रोपोजिशन, जिसको आप बोलते हैं प्रतिंजा। देन आपका ग्राउंड ऑफ रीज़न, जिसको आप बोलते हैं हेतु, सेकंड स्टेप। देन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल। ठीक है? तो ग्राउंड और रीज़न आपका आंसर है। देन इलस्ट्रेशन, जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो उसे कहते हैं उदाहरण। एप्लीकेशन, द उपनया। देन कंक्लूजन इज निगमना। तो 5 स्टेजेस हैं, जिस स्टेजेस से पूछते हैं आपसे। तो प्रपोजिशन, देन वी हैव ग्राउंड और रीज़न, जब रीज़न देंगे आप, मिडिल टर्म जिसे कहेंगे आप, तो आप कहेंगे हेतु। द इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल इज उदाहरण, गिविंग एग्जाम्पल, एंड द एप्लीकेशन इज उपनया, एंड द कंक्लूजन इज निगमना। ठीक है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज हेतु, दिस इज द मिडिल टर्म, इज नॉट यूनिफॉर्मलिटी कंटेंटेड विद द मेजर टर्म, नहीं जाएगी। तो इसको बहुत ईजिली, जिन बच्चों ने क्लासेस देखी हैं, बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे। दैट्स ऑप्शन डी, सूर्यभरी का। ठीक है? ये एक टर्म है, देखो ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, आपको 1 से 2 बार देखकर ही अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप तभी समझ पाएंगे। तो सूर्यभली का इज द वन ऑफ द फैलेसीज ऑफ हेतु। ये फैलेसीज गलतियों की बात कर रहा है। विच इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वेंटेड विद द मेजर टर्म, जो मेजर टर्म के साथ नहीं जाती। उस टर्म को क्या कहा गया है?
मिडिल टर्म हेतु जो मेजर टर्म के साथ नहीं जाती उसको क्या कहा गया है? उसे कहा गया है सूर्य भाई का। ठीक है, ये आपको टर्म्स याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू विद रेफरेंस टू अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब किसी चीज़ का प्रेजेंट ना होना। अनुपलब्धि एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। तो आई डू नॉट रिकोगनाइज द पॉट ऑन द टेबल, देयरफॉर इट इज़ एब्सेंट देयर। ठीक है, तो कोई चीज़ का ना होना, कोविड आपने टेस्ट करवाया और आपका जो रिजल्ट था नेगेटिव निकला, तो उसकी ना होने से आपको एक रिजल्ट मिला। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को मैंने आपको करवाया था, मैक्सिमम हो सकती हैं आपकी 255। ठीक है, अब द फॉर्मेट ऑफ एन आईपी एड्रेस 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस होगा, 4 नंबर्स में सेग्रीगेटेड होगा, बाय पीरियड्स फुल स्टॉप्स लगा होगा, 0 to 255 टर्म में होगा। तो 255 टर्म हटा दो तो 255, ये 340 है, ये 543 है, लास्ट में दिस इज 230 बट आगे 368 है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।